Hello students, so in this lecture we will discuss the effect of slip on various parameters. So जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो एस एफ एस होती है, एस टाइम्स ऑफ सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी. एंड ऑल्सो दैट हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो भी किसी स्लिप वैल्यू एस पे अगर हमें कोई जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है रोटर में, ठीक है, तो वो एस टाइम्स ऑफ जो हमारी वैल्यू निकलती है वो होती है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एस एफ एस हो चुकी थी. ठीक है, अब एक और पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि स्टैंड स्टिल कंडीशन होती है जब आपका रोटर अभी स्टिल है, अभी उसने मूव करना स्टार्ट नहीं किया है. तो उस पोजीशन में रोटर की जो स्पीड है वो ज़ीरो होगी, एन आर ज़ीरो होगा. तो जो स्लिप है उसकी वैल्यू हमें पता है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन आर होता है. तो जब एन आर आपका ज़ीरो है, ठीक है, तो क्या होगा, सॉरी, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस. तो जब एन आर ज़ीरो है तो एन एस अपॉन एन एस हो जाएगा ये, तो स्लिप की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी. ठीक है, तो स्टैंड स्टिल पे मतलब अभी जब रोटर स्टार्ट मूव करना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी रोटर स्टेशनरी है, तो उस टाइम स्लिप की वैल्यू कितनी हुई आपकी 1 हुई. ठीक है, तो स्टैंड स्टिल पे मतलब जस्ट अभी मूव करने से पहले जो रोटर में करंट्स होंगे, ठीक है, मूव नहीं किया है अभी, वो रोटेट नहीं हुआ है उस, ठीक है, सबसे पहले तो उसमें कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, तो वो जो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है वो एफ आर है. तो जब स्टैंड स्टिल है, जब अभी मूव नहीं हुआ है, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी एस वन होगा, उस टाइम सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी. ठीक है, स्टैंड स्टिल पे. और वैसे ही ई टू एस में ये एस हो जाएगा, एस आपका 1 हो जाएगा. ठीक है, तो स्टैंड स्टिल पे ई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस वन होगा, तो ई टू की वैल्यू आपकी 4.44 एफ बाई टी डब्ल्यू आ जाएगी. और किसी भी स्लिप पे कितनी वैल्यू है, ये एस टाइम्स ऑफ 4.44 है, तो इसको हम एस टाइम्स ऑफ ई टू भी लिख सकते हैं. ठीक है, वेयर ई टू क्या है आपका, ई टू इज ई एम एफ इंड्यूस्ड एट स्टैंड स्टिल. ठीक है, स्टैंड स्टिल पे जितना हुआ है उसके एस टाइम्स. अब हम रोटर में, अब आपका ईएमएफ इंड्यूस हो गया. ठीक है, अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो रोटर में करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे. पर अब क्या है, रोटर की हमें उसकी जो वाइंडिंग है उसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी और कुछ लीकेज रिएक्टेंस होगी, जैसा हम सिंक्रोनस मशीन में डिस्कस करते थे. तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस हम स्टैंड स्टिल पे x2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और रिएक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2πfl. ठीक है, तो ये आ गया आपका स्टैंड स्टिल पे. अगर अभी वो जब मूव करेगा तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस एट स्लिप एस, किसी भी स्लिप पे कितनी वैल्यू हो जाएगी अब, क्योंकि एफ स्टैंड स्टिल पे तो एफ एस के बराबर होता है. ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एट स्टैंड स्टिल एफ आर इज इक्वल टू एफ एस. ठीक है, अब अगर किसी स्लिप एस पे निकालना है हमें, तो एफ आर की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, एस टाइम्स ऑफ एफ एस होता है. तो ये इसमें अगर हम एस एफ एस पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 2π एस टाइम्स ऑफ एफ एस एल. तो एस को बाहर लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2π एफ एल. ठीक है, तो ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं वो कितनी है, स्टैंड स्टिल पे जो हमने एज्यूम की थी. तो एस टाइम्स ऑफ x2 हो गया किसी भी स्लिप पे हमारा रिएक्टेंस का वैल्यू. नाउ ठीक है, अब रोटर की जो वाइंडिंग होगी उसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, उसको मैंने R2 से रिप्रेजेंट कर दिया. तो अब जो टोटल लीकेज इम्पीडेंस है, ठीक है, रिएक्टेंस हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और रेजिस्टेंस हमें पता है. तो स्टैंड स्टिल पे इम्पीडेंस कितनी होगी हमारी, वी नो z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो R2 स्क्वायर हो जाएगा और x2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्टैंड स्टिल पे हमने देखा था रिएक्टेंस की वैल्यू x2 थी. अब हम रोटर लीकेज इम्पीडेंस स्लिप S पे देखते हैं. ठीक है, स्लिप S पे x2 की वैल्यू कितनी थी, s टाइम्स ऑफ x2 थी. तो क्या हो जाएगा ये R2 स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर. सो पर फेज रोटर करंट्स क्या होते हैं, स्टैंड स्टिल पे क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या होती है आपकी, वी नो करंट वैसे आपका वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, और एसी में आपका वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस होता है. ठीक है, तो
वोल्टेज हमें पता है कितनी वोल्टेज जनरेट हुई थी स्टैंड स्टिल में, E2 से रिप्रेजेंट किया था हमने, और स्टैंड स्टिल में जो Z की वैल्यू है वो ये थी, तो E/Z ये करंट हो जाएगा आपका स्टैंड स्टिल पे। तो दिस इज़ द रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल। 2 से हम रोटर के पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए मैंने सब्सक्रिप्ट में 2 लिखा है। अब अगर रोटर करंट्स को हम किसी पर्टिकुलर स्लिप पे निकालना है, तो मतलब स्लिप S पे अगर मुझे निकालना है तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ I2S से। तो I2S की क्या वैल्यू हो जाएगी, S टाइम्स, क्योंकि अब जो किसी भी स्लिप पे वोल्टेज जनरेटेड की कितनी वैल्यू होती है, SE2 होती है, तो SE2 हो गया वोल्टेज, और यहाँ पे S टाइम्स ऑफ X2 हो जाएगा इम्पीडेंस के केस में। ठीक है, तो ये आपको रिमेंबर करना है, करंट का ये फॉर्मूला होता है, और 2 से हम रोटर के पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और 2S अगर मैंने लिख दिया तो ये किसी स्लिप पे हो गया, और अगर सिंपल 2 लिखा है तो मतलब एट स्टैंड स्टिल है। सो अभी तक हमने कैलकुलेट किया करंट की वैल्यू, जो कि आई SE2 डिवाइडेड बाय Z। तो अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना हो तो कैसे आएगा, यहाँ पे कितनी वोल्टेज लिख सकती हूँ मैं, SE2 सपोज़ यहाँ पे वोल्टेज जो जनरेट हो रही है, और जो सर्किट है उसका यहाँ से हम देखें इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी है, X2 है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 है। तो इस तरह से हम सर्किट बना सकते हैं। ओके, बट हम एक्चुअल में कैसे प्रेफर करते हैं, अब इस इक्वेशन को अगर मैं S से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं S से डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दूँ और न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो आप देखो मतलब मुझे इसको भी S से डिवाइड करना है और इस पूरी को भी S से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे तो S से S कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ E2 बचेगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं E2 की टर्म्स में अपना रिस्पांस लिखना चाहती थी। ठीक है, तो अगर हम डिनोमिनेटर में भी S से डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर में भी, तो उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा, बस इक्वेशन को रीअरेंज करके हमें लिखना है। तो यहाँ पे भी हमने S से डिवाइड करना है, तो देखते हैं, मतलब मैं विद इन अंदर मैं इसको S² लिख सकती हूँ, तो R2² को मैं S² से प्लस X2² को भी S² से डिवाइड किया, तभी ये बाहर जाके S1/S बचेगा। ठीक है, तो बाहर तो E2 ही बचा था, अब अंदर हम देखते हैं तो क्या बचेगा, R2/S का होल स्क्वायर होगा। ओके, और यहाँ से S² से S² कैंसिल हो गया, तो X2 बचा सिर्फ। मतलब अब मैं इसी इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमारा इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा बनेगा, जो कि हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, वो ऐसा होता है, मतलब जो जनरेटेड अब यहाँ पे वोल्टेज है वो E2 लेंगे हम। ठीक है, और इंडक्टेंस की वैल्यू हम X2 लेंगे, और रेजिस्टेंस की वैल्यू R2/S। ठीक है, तो चाहे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लें या इस तरह से रिप्रेजेंट कर लें, दोनों एक ही मतलब है, बस यहाँ पे हमने इस S को डिनोमिनेटर में ले गए, तो या हम डायरेक्टली ले जाएं या मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, वैसे जैसे आपको ठीक लगे। तो ये आपका फाइनल इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। नाउ आगे प्रोसीड करने से पहले पावर फ्लो डायग्राम हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पावर कैसे फ्लो हो रही है इंडक्शन मशीन में, क्या है, सबसे पहले हम 3 फेज सप्लाई देते हैं अपने स्टेटर को। स्टेटर में हम 3 फेज दे रहे हैं, जिसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो मान लो स्टेटर में हमने जैसे ही अपना करंट दिया, अब कुछ लॉस तो स्टेटर में भी रेजिस्टेंस में हो जाएगा, तो यहाँ पे है स्टेटर I²R लॉस। ठीक है, जो करंट हमने दिया कुछ रेजिस्टेंस में लॉसेस हो जाएंगे, कुछ स्टेटर के कोर में लॉस हो जाएंगे, जो एडी करंट हिस्टेरिसिस। ठीक है, तो जो बाकी बचा उसकी वजह से, मतलब इन लॉसेस को अगर आप हटा दो, तो जो पावर हमने इनपुट की, ठीक है, 3 फेज सप्लाई से, तो कुछ तो हिस्सा हमारा इन लॉसेस में चला गया, तो बाकी जो था वो मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्म में हमारे रोटर के साथ लिंक करके उसमें पावर ट्रांसफ़र करेगा। तो अब जो रोटर में इनपुट हुई पावर इन लॉसेस के बाद
को छोड़ के उसको हम एयर गैप पावर बोलते हैं, ठीक है। जो एयर से क्रॉस होके हमारे रोटर में जिस वजह से अब वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है वो एयर गैप पावर है। अब हुआ क्या, अब रोटर में भी आपके करंट वोल्टेज इंड्यूस हो गई, ठीक है। अब रोटर में वोल्टेज इंड्यूस हो गई, अगर रोटर का सर्किट क्लोज कर देंगे तो रोटर में करंट फ्लो कर जाएंगे और वो जो है करंट, उसकी वजह से रोटर के भी रेजिस्टेंस में लॉस होंगे, I²R लॉस, रोटर के भी कोर में भी लॉस होंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उस करंट यहाँ वो जो करंट था उसकी वजह से इन जगहों पे लॉस हो गया। अब कुछ लॉस जो है आपका, अब आपका क्या हुआ, रोटर भी आपका घूमने लग पड़ा क्योंकि उस पर भी फोर्स लगी, क्योंकि उसमें करंट फ्लो हो चुके हैं और करंट कैरिंग कंडक्टर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बन चुका है। और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है 3 फेज़ की वजह से वो भी आपकी एक रोटेट कर रही है, मतलब मैग्नेट्स आपके घूम रहे हैं, तो उसकी फ्लक्स कटिंग को कम करने के लिए रोटर भी घूम जाएगा, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब वो घूमेगा तो कुछ लॉस उसकी जो कॉन्टैक्ट्स होंगे, बियरिंग होंगे, फ्रिक्शन की वजह से होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन लॉसेस हो जाएंगे, ठीक है। बियरिंग्स में जो लॉस होंगे, ओके। और कुछ विंडेज लॉस होंगे। विंडेज लॉस होता है जो एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब कोई चीज़ घूमती है तो हवा भी कुछ उसको रेजिस्ट करती है, उसको हम विंडेज लॉस कहते हैं। अब इन लॉसेस के को हटा के जो हमें आउटपुट मिली वो हमें रोटर की मैकेनिकल आउटपुट जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है पी शाफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये रोटर का पावर फ्लो डायग्राम है। अब हम रोटर का इक्विवेलेंट डायग्राम तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये रोटर में जो जनरेट हुई वोल्टेज वो E2 है, और इस तरह से हम करंट भी मार्क कर सकते हैं। I2 करंट है रोटर का, और ये इसकी लीकेज इम्पीडेंस है और लीकेज रेजिस्टेंस है। तो अब मतलब कि जो पावर यहाँ पे जिस वजह से वोल्टेज जनरेट हुई है, जो करंट है, ये हमारी रोटर में जो पावर डेवलप्ड हुई है, इनपुट पावर, वो इतनी है। इसके बाद या इतनी वोल्टेज मतलब रोटर में आपकी प्रोड्यूस हुई। अब इस रोटर वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, उसमें से कुछ आपका हिस्सा लॉस हो जाएगा रेजिस्टेंस में और डिफरेंट लॉसेस में। तो बाकी जो जिस वजह से आपकी मैकेनिकल पावर डेवलप होगी वो इन लॉसेस के मतलब को माइनस करके होगी। तो जो अभी हम लिख रहे हैं कि Pg से रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो Pg इज पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेटर टू रोटर। स्टेटर ने जो रोटर को पावर ट्रांसफ़र की, इसको हम एयर गैप पावर भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम एयर गैप पावर देख रहे हैं, पर फेज़ कितनी हुई यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हैं E2 और इंटू I2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, ओके। नाउ हमें पता है कि जो E2 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू है, ये हम I2 ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ऑलरेडी हमने देखा है ये, तो इसकी जगह मैं I2 लिख लूँगी। तो यहाँ पे ये I2 हो गया और इधर भी I2, तो ये I2 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन S आ गया। तो यहाँ पे हम E2 और I2 लिख रहे हैं, E2S नहीं लिख रहे, क्योंकि हम जिस हमने इक्विवेलेंट डायग्राम से ये सॉल्व किया था वो हमने E2 और इधर इस वाले से किया था, तो हम E2 की फॉर्म में लिखेंगे। E2 हम एज्यूम कर रहे हैं E2 जनरेटेड वोल्टेज है, I2 करंट है, और cos थीटा हम इस डायग्राम की विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा भी सही है, पर हम कैलकुलेशंस के लिए इस वाले इक्विवेलेंट सर्किट को ही यूज़ करते हैं। तो जो Pg है वो हमारा कितना आया, I2 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन S आ गया, ठीक है। अभी तक हमने स्टडी किया कि एयर गैप पावर जो कि हमारे रोटर में डेवलप हो रही है एनर्जी, ठीक है, इस वोल्टेज और
I2 करंट की वजह से वो I2 R2 स्क्वायर अपॉन S है। ठीक है, अब इस पावर का कुछ हिस्सा हमारा रेजिस्टेंस में कंज्यूम हो जाएगा रोटर की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रोटर का ओहमिक लॉस। ठीक है, और कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, I2 स्क्वायर R2। ठीक है, इतना हमारा रेजिस्टेंस में लॉस हो रहा है। तो जो बाकी बचा, ठीक है, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड कितनी होगी आपकी, पीजी जो डेवलप हुई माइनस हम कर देंगे उसमें रोटर के जो कॉपर लॉस हैं। ठीक है, सो नाउ हमने रोटर के कॉपर लॉस निकाले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं PCU। तो अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो जो PG था उसको मैं अगर S से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो वो यही बन जाएगा। तो P कॉपर कितना है, S टाइम्स ऑफ PG है, क्योंकि रेजिस्टेंस में कॉपर लॉस कितने हो रहे हैं, I स्क्वायर R2। ठीक है, तो मतलब ये आ गया आपका S टाइम्स ऑफ PG। तो अब यहाँ पे मैकेनिकल पावर जो डेवलप हुई वो कितनी हुई, जितनी रोटर में टोटल पावर डेवलप हुई उसमें से माइनस कर दिया हमने जो कॉपर लॉस थे, तो जो बच गई वो आपकी मैकेनिकल पावर हुई। ठीक है, तो मतलब PG माइनस SPG लिखेंगे, ये हमारा PM के बराबर आएगा। तो अगर SPG कॉमन ले लें तो 1 माइनस S आ जाएगा। तो ये रिलेशन बन गया हमारा। एक और बात, तो नाउ वी नो कि मैकेनिकल पावर कितनी डेवलप हो रही है, दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस S ऑफ PG, और जो कॉपर लॉस हुई वो S टाइम्स ऑफ PG था। ठीक है, और जो एयर गैप पावर है वो दोनों का सम थी PM प्लस PCU। इतनी मैकेनिकल पावर टॉर्क हमारे रोटर में डेवलप हुई। पर अब उस मैकेनिकल पावर में से कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस हो जाएंगे, जो मैकेनिकल लॉसेस तो होंगे ही ना, जैसे फ्रिक्शनल लॉसेस या विंडेज लॉसेस जो एयर की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। तो जो शाफ्ट तक पहुंचेगी, मतलब नेट जो हमें यूज़फुल आउटपुट मिलेगी मैकेनिकल, वो जो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हुई उसमें से हम माइनस कर देंगे अपने लॉसेस। ठीक है, जैसे तो यहाँ पे माइनस मैकेनिकल लॉसेस जो होंगे वो मैकेनिकल पावर में से डेवलप माइनस करेंगे, तो जो हमें नेट यूज़फुल मैकेनिकल आउटपुट है वो मिलेगी। मैकेनिकल लॉसेस हो सकते हैं फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, ये मैकेनिकल लॉसेस होते हैं आपके। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक हमने फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पढ़ा, रोटर में जो फ्रीक्वेंसी करंट्स होते हैं। ठीक है, दूसरा हमने जो रोटर में इंड्यूस हुई वोल्टेज उसका रिलेशन पढ़ा, S टाइम्स ऑफ E2 है, E2 स्टैंड स्टिल पे है, मतलब जब S1 है तो उससे हम S को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसी भी स्लिप पे आ जाएगा। अलग अलग बुक्स में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन यूज़ की होती है, कई जगह स्टैंड स्टिल के लिए E2 नॉट यूज़ किया जाता है और यहाँ पे सिंपल E2 लिखा जाता है, तो किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, डजेंट मैटर। नेक्स्ट हमने करंट का पढ़ा कि जो रोटर का करंट है किसी भी स्लिप पे, तो आप I2S लिख दीजिए या I2। तो इसका हमने रिलेशन पढ़ा कि वो था, पीछे हमने शायद I2 से रिप्रेजेंट किया, आप I2S चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, या तो आप I2 से इसको डिनोट कर सकते हैं और स्टैंड स्टिल पे I2 नॉट से कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो हम यहाँ पे क्योंकि I2S से कर रहे हैं तो मैं I2S की फॉर्म में बता देती हूँ। तो S टाइम्स ऑफ E2 आया था अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस S टाइम्स ऑफ X2 स्क्वायर। इससे पहले हमने एक और चीज़ पढ़ी थी,
वो पढ़ी थी जो लीकेज रिएक्टेंस थी, वो हमारी स्टैंड स्टिल पे हमने x2 देखा था, और किसी भी स्लिप पे उसकी वैल्यू s टाइम्स ऑफ x2 हमने डिराइव किया था, जिसके बाद हमारा ये रिलेशन था। और हमने इसी रिलेशन को हमने E2 की फॉर्म में चेंज कर दिया था। इस s को हमने कैंसिल करने के लिए s से हमने दोनों को डिवाइड कर दिया था, तो यहाँ से s कैंसिल हो गया था। तो हमारा इक्विवेलेंट डायग्राम हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने Pg का फॉर्मूला डिराइव किया। पर फेज़ जो एयर गैप वोल्टेज है वो हमारा I2 स्क्वायर R2 S के बराबर आया। ठीक है, कॉपर लॉस हमने निकाले जो कि S टाइम्स ऑफ Pg थे। देन मैकेनिकल जो पावर बची वो कितनी बची, टोटल एयर गैप में से हमने कॉपर लॉस माइनस कर दिया, मतलब Pg में से हमने S Pg माइनस कर दिया, तो मैकेनिकल पावर भी हमें मिल गया 1 माइनस S टाइम्स ऑफ Pg। अब इस मैकेनिकल पावर में भी कुछ मैकेनिकल लॉसेस हो जाएंगे, तो नेट जो हमें शाफ्ट पे मिलेगा वो हम मैकेनिकल पावर में से मैकेनिकल लॉसेस माइनस करेंगे, वो हमें शाफ्ट आउटपुट मिलेगी। तो हमने ये भी डिस्कस किया दैट शाफ्ट पे जो हमें मिलती है वो PM माइनस मैकेनिकल लॉसेस मिलेंगे, और मैकेनिकल लॉसेस में प्राइमरीली आते हैं फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। ओके, फ्रिक्शन लॉस जो बियरिंग्स में होते हैं मेनली, और विंडेज लॉस जो एयर की रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं। सो दैट्स